your life. हेलो, कैसे हैं आप सब? रिस्पॉन्स दो यार, काफी गाना सुनती। भाई मैं क्या करूँ? क्या हुआ? हर काम में। अमन दत्तरवाल ने लिखा है। हेलो एवरीवन, कुछ खा के नहीं आए क्या? जोर से बेटा में क्या आपने? जोर से बोलो, हेलो एवरीवन। कैसे हो? अब तो बहुत टाइम बाद कॉलेज खुल रहा है। हाँ जोश। आई एम नॉट गेटिंग इट यार। हाँ तो जोश। और जोर से यार। हाँ तो जोश। हाय। Let's keep going. On behalf of OVA's student chapter, I, Nandini, would like to welcome all of you in our speaker session. It is a pleasure for all of us to welcome you all here. And starting with it, I would like to ask you that YouTube पे तो बहुत सारी वीडियोस देखते ही रहते होगे तुम लोग, इंटरव्यूज के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में, इंटर्नशिप्स के बारे में देखते हो कि नहीं? I am sure that सब लोग देखते होंगे, है कि नहीं? आया ना तो बोले यार। तो आज हमारे साथ में एक बहुत ज्यादा फेमस पर्सनालिटी आई है। I would like to welcome Miss Shraddha Khapra among all of you, and I would like to all of you to have a huge round of applause. As well, our joint secretary, Ms. Sushila Paul, to present a bouquet of flowers to her. We are really honored to have you, ma'am. Having a brief, now I would like to tell you about Miss Shraddha. Okay, so she only wants to give you an intro. I would like to hand over all the audience to her. The stage is all yours, ma'am. तो मैं फर्स्ट टाइम पंजाब आई हूँ और मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि आई एम फ्रॉम हरियाणा एंड मैं बड़ी ही पंजाबी गाने सुन के हुई हूँ। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है देख के सबको। तो मुझे अभी इशू है तो क्या करेंगे, छोटा सा ब्रीफ हम रख सकते हैं और टॉक, और उसके बाद हम एड्रेस करेंगे क्वेश्चंस को जिसमें मोस्टली लोगों के क्वेश्चन आंसर कर रहे होंगे। अच्छा, फर्स्ट ईयर के कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? थोड़ा शोर। सेकेंड ईयर? एनर्जी नहीं आई। सेकेंड ईयर दोबारा? थर्ड ईयर? इंटर्नशिप के लिए गए थे। थर्ड
थर्ड ईयर है ही नहीं। है। शोर कहाँ है? फोर्थ ईयर फोर्थ ईयर नहीं है। अच्छा प्लेसमेंट लग गई तो कैंपस में आ गई, ट्रिप्स पे है गोवा में। अच्छा तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरा नाम श्रद्धा है। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम हरियाणा। तो वहीं से ही मैंने अपनी सारी स्कूलिंग वगैरह की है आसपास से। और मैं पहले एक मेडिकल एस्पिरेंट थी। मैंने आकाश के अंदर कोचिंग की कुछ महीने। उसके बाद आई एंटर्ड इनटू इंजीनियरिंग, क्योंकि मुझे लगा मेडिकल तो यार बायोग्राफी नहीं जाएगी तो कुछ और कर लेते हैं। मेरे को पता ही नहीं था आईआईटी कुछ होता है, एनआईटी कुछ होता है। मुझे बस लगा अभी बस बायो छोड़ के तो कुछ भी मिल रहा है मुझे साइंस के अंदर। उसके बाद आकाश से ही मैंने अपनी इंजीनियरिंग वगैरह करी एंड देन आई गॉट इनटू एनएसआईटी व्हिच वाज अ स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि आईआईटी के सपने लिए थे। एंड इतना आप लोगों का था लॉस में फर्स्ट में कॉलेज कैंपस के अंदर गई और मेरे को समझ नहीं आया हॉस्टल से एडमिन तक का रास्ता क्या था। मतलब कंप्लीटली लॉस। मुझे लगा यार इतना बड़ा इतना सुंदर कैंपस ऐसा कहाँ होता है। आई वाज इन ड्रीम लैंड। ऑल्दो आईआईटी वाला थोड़ा सा दुख था पर ठीक है, कैंपस वाज गुड, कैंपस लाइफ वाज गुड। फर्स्ट सेट आउट फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दी सोसाइटीज। मेरा ड्रामेटिक्स में इंटरेस्ट था तो मैं ड्रामेटिक्स सोसाइटी में सिलेक्ट हो गई। उस टाइम में कुछ टेक सोसाइटीज भी ज्वाइन करी, पर फिर थोड़े टाइम बाद समझ आया कि सोसाइटीज कर पाएंगे मैनेज। फिर धीरे धीरे उनको छोड़ते चले गए। एंड में बस ड्रामेटिक्स किया था थोड़ा। फिर कोडिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा, क्योंकि मेरी जो रूममेट थी उसकी बहन ऑलरेडी हमारे सीओई से थी कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो थोड़ा आके मोटिवेट करती रहती थी, अरे यार ये टेस्ट आ रहा है, यहाँ प्लेसमेंट लग रही है, ये पैकेजेस आ रहे हैं। तो पूरा दिन जब आप एक चीज सुनोगे ना वही वाली चीज, तो आपका मन फिर उसी डायरेक्शन में लगने लगता है। तो आई स्टार्टेड कोडिंग। आई स्टार्टेड शिफ्टेड टू जावा। उसके बाद सेकंड ईयर में आई अप्लाइड टू माइक्रोसॉफ्ट। आई गॉट एन इंटर्न देयर। वो एक्सपीरियंस के बारे में काफी सारे स्टूडेंट्स जो है ऑनलाइन सेमिनार में पूछते हैं, तो वो मैं बता देती हूँ। पहले कोडिंग राउंड हुआ। उसके बाद आई वाज इनवाइटेड टू हैदराबाद फॉर अ हैकाथॉन। उसके बाद वहां पे जाके फर्स्ट फीलिंग जो मुझे आई वो एक्साइटमेंट तो कम था, ओवरवेलमिंग ज्यादा था, क्योंकि वहां जाके मेरे सामने आईआईटी बॉम्बे के बच्चे हैं, आईआईटी दिल्ली के बच्चे हैं, खड़गपुर के बच्चे हैं। आई फेल्ट लाइक यार एनएसआईटी वालों का तो थोड़ी ना होगा। बट देन जैसे जैसे चीजें हुई, हमारा हुआ कि डिजाइन एन एंटायर प्रोजेक्ट एंड उसके बाद इंटर्नशिप ऑफर आया। फिर मैं हैदराबाद गई अपनी इंटर्नशिप करने। एंड दिस इज नॉट फनी एट ऑल, बट द बेस्ट थिंग अबाउट डूइंग एन इंटर्नशिप इन एन एमएनसी इज द फूड। आपको स्नैक्स लंच पूरे वहाँ पे फ्रिज पड़े होते हैं, कभी भी जाके कोई भी ड्रिंक पी लो। एंड इवन एज इंटर्न हम क्या करते थे, जाते थे कैंपस के अंदर 4-5 ऐसे ड्रिंक्स ऐसे बैग के अंदर डाल के अपने रूम्स के आते थे एंड पूरी रात हमारी पार्टी भी होती थी। तो काफी कॉस्ट कटिंग हमने की हैदराबाद के अंदर। उसके बाद आई गॉट अ रिटर्न इंटर्नशिप ऑफर। थर्ड ईयर में देयर वाज कोविड, तो सारी चीजें ऑनलाइन हो गई। फिर ऑनलाइन इंटर्नशिप चली। उसके बाद पीपीओ इंटरव्यूज वगैरह हुए। फाइनली आई गॉट अ पीपीओ देयर एंड देन आई वाज अबाउट टू हैव माय फुल टाइम स्टार्ट। पर उससे पहले अमन सर invited me for an interview and then I got to know about अपनी कक्षा and what they are working towards. उसको मैंने पार्ट टाइम थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश की अपनी फुल टाइम जॉब के साथ, which was at Microsoft. But then you have to there comes a point in your life जब आपको डिसाइड करना पड़ता है, दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा, नहीं तो एक थोड़ा सा सैक्रिफाइस होने वाला है। तो उस टाइम पे आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद हिम कि माइक्रोसॉफ्ट यार छोड़ना पड़ेगा, पर वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि हम जिस विजन की तरफ, जिस ड्रीम की तरफ काम कर रहे हैं वो नहीं चलेगा। तो मैंने डिस्कस किया अमन सर से एंड मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो ये होता कि चीजें नहीं चलती एंड देन आई वुड रीअप्लाई टू अनदर कंपनी। थोड़ा सा लो पैकेज होता, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। बट आई थिंक अगर
आप कॉलेज में हो या इनफैक्ट कॉलेज अभी थोड़े टाइम बाद ग्रेजुएट करोगे और ऐसा कोई चॉइस आता है जिसमें आपको लगता है कुछ टाइम आपने कुछ किया है, जैसे मैंने टीच किया था बच्चों को, वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी और आपको लगता है दिस कैन बी योर पैशन, दिस कैन बी समथिंग जो आप दिन रात कर सकते हो, आप सुबह इसके लिए जल्दी उठ सकते हो, रात में इसके लिए लेट सो सकते हो, तो फिर डेफिनेटली अपने यंग 20s में तो हमें उस चीज को टाइम देना चाहिए। तो सबसे डिफिकल्ट चीज उसमें रही अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना, क्योंकि माय पेरेंट्स वर रियली डिसअपॉइंटेड दैट आई वाज लीविंग माइक्रोसॉफ्ट, यार कौन करता है, एंड दे आर टिपिकल हरियाणवी पेरेंट्स, सो उनके लिए ऑलरेडी वो एक अच्छी चीज थी, अब उसको मैं ड्रॉप करके कहीं और जा रही थी तो वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। But then again, it's like Indian parents' ka hobby to be disappointed with all achievements. Because they were also not happy with Microsoft इतना, मुझे इतनी बार बोला जाता था कि यार UPSC कर लो, यार UPSC कर लो। तो ठीक है, अभी भी still they are हल्का सा कि नहीं यार you should do something else. But I think with time more supportive they will become. But they have been supportive, ऐसा कोई उन्होंने backlash किया नहीं है चीजों की तरफ। And this is my first seminar which I am taking. So I am traveling alone for a seminar for the first time. तो लास्ट टाइम मैं अपना एक ऑनलाइन सेमिनार ले रही थी तो उसके अंदर मैं आपको बता रही थी यार अभी इतना टाइम नहीं हुआ मुझे सेमिनार्स लेते हुए, तो मैं कुछ गलत बोल दूं ना या मेरे से कुछ इतना हो नहीं रहा हो तो प्लीज माइंड मत करना। तो एक बच्चा चैट में लिखता है दीदी दीदी आप घबराओ मत, आप अच्छा कर रहे हो। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी आज भी कहीं कोई ऑडियंस से कि वो दीदी आप घबराओ मत, आप ठीक कर रहे हो। तो मैं भी मतलब 2 साल पहले मैं भी लिटरली आप लोगों की जगह ही बैठी थी। When I used to attend seminars, I used to attend talks, and I used to be a very studious kid. मतलब mostly जो big personalities होती हैं कॉलेजेस के अंदर आती हैं, काफी सारे लोग कहते हैं कि वो स्टूडियस नहीं थे, वो मस्ती करते थे, तो मुझे टेंशन हो जाती है। मुझे टेंशन हो जाती है कि यार मेरे साथ एक केस है नहीं, मेरे को तो बचपन से पढ़ने की आदत थी, तो कर पाएंगे क्या मेरी स्टोरी के साथ या नहीं कर पाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ पढ़ाई करी है। 10th क्लास में मुझे ऐसा फील होता है कि मुझसे ज्यादा टीवी इंडिया के किसी बच्चे ने नहीं देखा होगा। मतलब टीवी पे सीरियल, मूवीज, शोज, वो रात में 2 बजे के बाद जो जापानीज एड्स आते हैं, वो सुबह नाश्तों के जो एड्स आते हैं, सब मेरे को रट गए थे पॉइंट के बाद कि अच्छा ये चलता है। एंड माय पेरेंट्स वर सो शॉक्ड, यार इसके नंबर कैसे आ रहे हैं और इसकी आंखें कैसे नहीं खराब हो रही, क्योंकि मैं लगी रहती थी टीवी के सामने। तो मैं 10th में ये चीज करती थी, 10th में तो जब पढ़ाई होती तो ये चीज करती थी, लाइब्रेरी जाती थी, दोस्तों के 3-4 में लाइब्रेरी कार्ड्स मांग लेती थी, उससे बहुत सारी बुक्स इशू करा लेती थी, स्टोरी बुक्स, फिक्शन, और आके दिन में एक पढ़ लेती थी, फिर अगले दिन आके दिन में पूरी एक, फिर अगले दिन आके पूरी एक, फिर उससे बोर हो गए तो पूरे पूरे टीवी शोज देख लेती थी। तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा मतलब टीवी शोज देखना पसंद है। अब ये हो गई थोड़ी सी चीजें मेरे बारे में। अभी करंट की बात करें तो 1 year ago अपनी कक्षा, अपना कॉलेज, वी वर एट 15K सब्सक्राइबर्स पर मंथ, बट एक साल में हमने 10x ग्रो किया है एंड नाउ वी हैव अराउंड 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स जो हर महीने हमारे साथ एडिशनल ऐड होते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि we as an organization, we as a startup are now teaching 8 lakh students per day. जिसमें से 8 लाख में से सिर्फ 4 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कोडिंग सीखते हैं हर एक दिन अपना कॉलेज में आकर। I tell it in all my seminars कि मेरी जो मोटिवेशन है, मतलब मुझे पहले लगता नहीं था कि यार लोग इंस्पायर कैसे होते हैं एक दूसरे को देख के, मेरे तो कोई आइडिया नहीं क्या हो। बट when I met Aman sir, like you guys have to watch his videos, you guys have to attend his seminars, you feel that motivation, and I felt that motivation, and that is why I am standing here, and that is why I am working towards that mission कि हम डेमोक्रेटाइज कर पाए सारी एजुकेशन को, एक बच्चे को लाखों रुपए ना स्पेंड करने पड़े, बहुत ज्यादा उसको पैसे ना स्पेंड करने पड़े उस बेसिक चीज के लिए जो नेसेसिटी है आज की डेट में।
तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट एंड जब तक होगा वी विल प्रोवाइड यू गाइस विद द बेस्ट कंटेंट आउट देयर. तो मुझे बताया गया था कि भाई टाइम कम है और बच्चों के सवाल बहुत सारे हैं. मेरे साथ शायद गूगल डॉक भी शेयर हुआ था, वो भी खोला नहीं है. तो मैं चाह रही थी कि ये तो हो गया बेसिक, पर मुझे लगता है कि बच्चे ना सेमिनार में एक मोटिवेट और इंस्पायर होने के लिए आते हैं, एंड दूसरा ये कि अगर किसी को ना एक मेंटर की जरूरत होती है लाइफ में, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हमें कुछ करना है, पर राइट डायरेक्शन तभी मिल पाती है जब किसी ने एक्चुअली वो अचीव कर लिया हो, या किसी को थोड़ा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, तो वो हमें बता दे यार ये गड्ढे हैं, यहाँ पे नहीं गिरना तुम्हें, और ये सही रास्ता है, यहाँ से चल के जा सकते हो. तो आई थिंक सेमिनार का सबसे ज्यादा पर्पस जो है वो होगा जब स्टूडेंट्स अपने सवाल पूछेंगे और एक्चुअली किसी की हेल्प होगी. तो आई थिंक हम रोटेट कर सकते हैं फॉर क्वेश्चन, अगर आप में से किसी का कोई सवाल है तो. हाँ पूछो. टॉपिक एग्जैक्टली मैंने नहीं चूज किया था, वहाँ पे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मुझे दिया था. तो ये काफी सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं, एक तो उनको ये डाउट होता है कि यार रिसर्च में कैसे जाना चाहिए, या गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, उसके अंदर कैसे मैं जाके इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करूँ. तो उनको मैं ये कहती हूँ बेस्ट है कि कोल्ड ईमेल्स कर दो. हर किसी की वेबसाइट होती है जिसपे प्रोफेसर्स के ईमेल्स होते हैं, वहां पे अपना रेज्यूमे बनाओ, उनको रेज्यूमे सेंड करो, बताओ यूर इंटरेस्टेड, आपने थोड़ा बहुत पहले से सीखा हो. एंड उसके बाद प्रोफेसर्स भी मतलब उन बच्चों के साथ काम करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड होते हैं जिन्होंने पहले से कुछ कर रखा हो या फिर जो इंटरेस्टेड है करने में. हाँ नेक्स्ट. हाउ टू हैंडल पीयर प्रेशर, लाइक मेरे जो कलीग्स है वो सब वेब मैंने अभी स्टार्ट ही किया है, तो ये सब थोड़े खुद पे फोकस करना. ठीक है, सबसे पहले तो कंपैरिजन के बारे में बात करते हैं. हमें लगता है रेस में हम पीछे हैं जब किसी को हम देख लेते हैं कि कोई आगे जा रहा हो. अगर हम देख ही नहीं पाए कौन आगे जा रहा है तो हमें बिल्कुल ऐसे चिल होके हम रह जाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि कंपेयर तो बिल्कुल नहीं करना है कि यार मेरे दोस्त ने तो एंड्रॉइड भी कर ली, उसने तो वेब डेवलपमेंट भी कर ली, मेरे से तो ये से भी सवाल नहीं हो रहे, मेरे तो यार ऐसा नहीं होता. सबका टाइम आता है. आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिन्होंने 3 साल कोड नहीं किया, 4th ईयर में प्लेसमेंट के टाइम पे बहुत मेहनत करी, ऑन कैंपस उनका निकल गया था, पर ऑफ कैंपस में उन्होंने बहुत अच्छी टॉप एमएनसीज खोल ली हैं. ऐसे लोगों को मैं पर्सनली जानती हूँ. ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने फर्स्ट ईयर से ही पढ़ा है, उसके बाद उनकी एक अच्छी डायरेक्शन रही. तो यू आर नेवर टू लेट इनटू द गेम. ऐसा नहीं है कि बहुत हम लेट हो गए या दोस्त ने ज्यादा कर दिया. एंड पहले तो कंपेयर मत करो. कंपेयर करना है तो खुद से करो ना, कि कल मैंने क्या किया था, कल आता था क्या मुझे वेब डेवलपमेंट, जावास्क्रिप्ट में लिखने आते थे मुझे, वैर लेट के बीच में डिफरेंस पता था मुझे. फिर कंपैरिजन खुद के साथ करोगे ना तो बेटर फील होता है. जैसे आज मैं कंपेयर करूंगी कल मैं सेमिनार दे रही थी क्या नहीं दे रही थी, तो नाउ आई एम बेटर टुडे. तो पीयर प्रेशर नहीं है, ये बेसिकली कंपैरिजन का छोटा सा इशू है जो आई थिंक टाइम के साथ बेटर हो जाएगा. थोड़ा सा मेडिटेट, although I don't meditate. Next question. आपने अपने अंदर क्या चेंजेस ऑब्जर्व किए जब आप कंपनी में काम करते थे, देन आपने यूट्यूब ज्वाइन किया, तो कैसे पर्सनालिटी में आपने क्या चेंजेस ऑब्जर्व किए? ठीक है, it's not about YouTube. What we do is we also handle operations and tech. So YouTube is the part which is customer facing. So with that, and there's a lot of work that goes on in the background. We have a lot of editors. With a round of applause for Hemant. And like we manage the team of 7 to 8 editors. तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ वो लोग नहीं है जो दिख रहे हैं, बहुत सारा काम बैकग्राउंड में चलता है. जो चेंज मैंने ऑब्जर्व किया वो ये था कि एक तो बड़ी कंपनीज के अंदर यू आर मोर चिल. मतलब आपको बताया जाता है क्या करना है, कि आज ये करना है, और फिर एंड ऑफ द डे पे हाँ फीलिंग सैटिस्फाइड कि यार कर लिया. स्टार्टअप के अंदर या यूट्यूब के अंदर आपको उठना पड़ता है,
आपको डिसाइड करना पड़ता है मैं आज क्या करूंगा, आपको डिसाइड करना पड़ता है दूसरे लोग आज क्या करेंगे, उनसे क्या करवाना है, फिर आपको वो चीज करनी पड़ती है। एंड ऑफ द डे पे देखना पड़ता है दूसरे लोगों ने भी वो किया क्या, उसका इम्पैक्ट कितना निकला। एंड यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन लर्निंग। मुझे लगता है पिछले 1 साल में मैं जितना सीखी हूँ उतना मैं अपनी पूरी लाइफ में नहीं सीखी थी। तो मतलब आई थिंक आई हैव लर्न टू लर्न बेटर। अच्छा, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन रैंडमली, मतलब किसमें थोड़ा सा जोश हाई है जो खड़ा होके जवाब देने की कोशिश करना चाहेगा? आप खड़े हो तो अच्छा ठीक है। ठीक है, मेरे पास एक ऐसे थोड़ा सा कोडिंग रिलेटेड सवाल है। आपको कोडिंग आती है? थोड़ी बहुत आती है। वैसे मोस्टली लॉजिकल सवाल है, कोडिंग इज ऑल अबाउट लॉजिक, कोड नहीं लिखना। मान लो मैं आपको 5-10 नंबर देती हूँ, सारे नंबर पॉजिटिव हैं, 0 से बड़े हैं और 0 भी उसमें इंक्लूडेड है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप हर 2 नंबर के बीच में या तो प्लस का साइन लगा सकते हो या मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हो, और आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है। फिर मैं 5 भी दे सकती हूँ, 7 भी दे सकती हूँ, 10,000 भी दे सकती हूँ, आपको उन सब में से लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई सभी को, सबको मल्टीप्लाई कर दोगे? कोई कुछ कह रहा है, कोई कॉन्फिडेंस बता रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है सबके बीच में मल्टीप्लाई, आप ऐसे भी कर सकते हो 1 + 2 × 3 + 4 × 5, ऐसे भी हो सकता है। और लार्जेस्ट नंबर कैसे निकालोगे? अच्छा, 0 के बाद सिर्फ 0 को प्लस कर देंगे, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। जीरो है तो 1 में भी होगा, अगर ग्रेटर देन 0 है तो सभी को ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 0 है तो सभी को मल्टीप्लाई। नहीं, 1 में भी होगा वो केस। 1 को भी हमें प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू। 5 को सब और फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, 5 का सब और फिर मल्टीप्लाई। अच्छा, और ऐसे ब्रेक डाउन इनटू 2 का सब, 2 का सब, 2 का सब, 2 का सब, फिर मल्टीप्लाई 0 सब को अलग कर देंगे। मैं नंबर दे दूं 1 2 3 4 5, बताओ, लगाओ इसमें लॉजिक। मतलब सबको सवाल समझ में आ रहा है ना? जवाब बताऊं? आपने दे दिया जवाब, आप कह सकते हो। प्रेशर। जवाब मैं बताऊं? बहुत सिंपल जवाब है, बहुत इनफैक्ट आप लोगों ने सॉल्व भी कर दिया। सिर्फ 1 को प्लस करना है, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देना है। And you all just solved a Facebook interview question. काफी सारे बच्चे पूछते हैं मैम माइक्रोसॉफ्ट में कैसे जाते हैं, मैम गूगल पे कैसे जाते हैं, मैम फेसबुक पे कैसे जाते हैं, मैम ब्लूमबर्ग में कैसे जाएंगे, मैम नेटफ्लिक्स में जाना है, मुझे मैं कैसे कर पाऊंगा? मैं आपको बताती हूँ, इट्स ऑल अबाउट लॉजिक, इट्स ऑल अबाउट लॉजिक। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, इट जस्ट टेक्स प्रैक्टिस। और किसी चीज को कंसिस्टेंटली कुछ महीने डाल के कर लोगे तो यार सिंगिंग भी इम्प्रूव हो जाती है। तो कोडिंग तो बहुत छोटी चीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Ma'am, first of all, thank you for inspiring us. My pleasure. Yes, ma'am. Ma'am, I have 2 questions. First of all, do we actually need to learn many languages? For example, in our college, we learn C and C++. So, is it a need that we need to learn Java and other language? Okay. And my second question is, can you explain the roadmap for a non-CS branch student to crack product-based company? ठीक है, इसके बारे में I've already made a video कि नॉन सीएस ब्रांच के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए क्या रोडमैप ट्रेनर चाहिए, तो दैट उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने पूछा है मल्टीपल लैंग्वेज
सीखना कितना इम्पोर्टेंट होगा कि मैं सी नहीं सीखूं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में यूजुअली सी कराते हैं बच्चों को, फिर C++ कराते हैं, फिर जावा कराते हैं, फिर आगे पाइथन कराते हैं। तो मेरे कॉलेज में तो यूजुअली यही रहा था। तो मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखना इम्पोर्टेंट नहीं होता। इट्स इम्पोर्टेंट कि आप एक लैंग्वेज सीख लो और उसमें बेसिक्स भी सीख लो और अपने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स भी कवर कर लो। अगर इतना आपने एक लैंग्वेज में कर लिया तो किसी इंटरव्यू के अंदर आपको कोई डिसएडवांटेज नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आप चाहे C++ में इंटरव्यू दो, चाहे आप जावा में इंटरव्यू दो, चाहे आप पाइथन में इंटरव्यू दो, कंपनी के अंदर जाके आपको दूसरी लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी 99.9%, क्योंकि कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोड करती है। और C++ और जावा के अंदर एप्लीकेशन होती हैं पर सारी कंपनीज में नहीं होती। जैसे मैं अपना एग्जांपल लूं तो फर्स्ट ईयर में मैंने C सीखी थी, फिर C++ सीखी थी, फिर मैंने जावा सीखी थी अपने सेकंड ईयर के अंदर। फिर मेरा इंटरव्यू जो हुआ था वो जावा के अंदर हुआ था, कोडिंग टेस्ट भी। कंपनी के अंदर जाके माइक्रोसॉफ्ट में मैंने C#, ASP.NET इन सब पे काम किया था। उसके बाद मैंने दोबारा नेक्स्ट इंटर्नशिप में गोलैंग पे काम किया था, फिर मैंने किसी और चीज से काम किया था अपने फुल टाइम में। तो ऐसा नहीं है कि एक लैंग्वेज मतलब आपको मल्टीपल लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, एक लैंग्वेज में बहुत अच्छे से कर लोगे तो इट्स सॉर्टेड। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो अगर किसी ने C++ ऑलरेडी शुरू कर रखा है, किसी ने जावा शुरू कर रखा है, किसी ने पाइथन शुरू कर रखा है और आपको अच्छा लग रहा है वो चीज करने में, तो आई वुड सजेस्ट उसी को कंटिन्यू करो, क्योंकि कॉलेज से निकलने के बाद तो नहीं सीख ही लोगे वैसे। पर एक लैंग्वेज सीख लोगे तो अगली लैंग्वेज सीखने में आपको 1 हफ्ता लगता है, 2 हफ्ते मैक्स। पहली में कितना टाइम लगता है वो तो यार घंटे कितने डालोगे उस पर डिपेंड करता है। मैं आधा घंटा पढ़ूं तो मतलब 6 से 7 महीने भी लग सकते हैं। अगर मैं 2 घंटे 2.5 घंटे लगा के पढ़ रहा हूँ तो 1 महीना 1.5 महीने में मुझे लगता है कोई भी बेसिक प्रोग्रामिंग सीख सकता है अगर किसी का मन है तो। प्रोग्रामिंग इज लाइक लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज ना। फ्रेंच कैसे सीखोगे, जर्मन कैसे सीखोगे, पूरी तो नहीं कर लोगे। जाके फ्रेंच सीखने के बाद थोड़ा सा फ्रांस में जाके बात तो नहीं करने लग जाओगे, क्योंकि मैंने सीखी थी। मेरे भाई के स्कूल में फ्रेंच थी तो बचपन में यार समर वेकेशंस के अंदर मैंने उसकी फ्रेंच की बुक उठाई और मैंने ABCD सीखा था, 1 2 3 4 सीखा था। और वो सब साफ हो गया वो समर वेकेशंस के बाद। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि ये दीदी अजीब अजीब सी चीजें क्यों कर रही थी बचपन में। क्योंकि मैं थोड़ा सा ना गाँव में रहती थी तो वहाँ पे मेरे इतने दोस्त थे तो मोस्टली टाइम मैं अपने घर में गुजारती थी इधर उधर। और मेरे छोटे भाई बहन बहुत सारे थे। आई हैव आई थिंक 8 younger brothers and sisters, so I was a bully, not really, मतलब मैं उनको पढ़ाया करती थी, तो बचपन से ही वो वाली चीज है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉन्ग टर्म मोटिवेशन के लिए क्या करें? देखो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद दिस। I have this one saying कि if you are busy working, you don't need motivation. अगर काम कर रहे हो तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। जब ऐसा लगे यार मेरे को मोटिवेशन चाहिए, मेरे से हो नहीं पा रहा, मेरे को मोटिवेशन चाहिए, पहले तो देखो कि आप बहुत मेंटली थके हुए तो नहीं हो। मतलब ऐसा होता है रात में हम बैठते हैं 11 बजे कोड करने, सुबह 8 बजे से क्लासेस चल रही हैं, मस्ती मारे दोस्तों के साथ, 8-11 बजे यार रात को मोटिवेशन ही नहीं आ रहा पढ़ने का, मतलब एनर्जी ब्रेन सब ड्रेन तो हो ही गया है। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी ऐसा लगे मोटिवेशन चाहिए, 5-10 मिनट बैठ के वो चीज कर लो जिसमें मोटिवेशन चाहिए और सोचो 5-10 मिनट कर लूंगा, उसके बाद ब्रेक लेके सोचूंगा मोटिवेशन चाहिए। पहले मैं सोचता हूं कि मतलब कोडिंग के लिए मोटिवेशन को मतलब मेरा ऐसा कि टाइम टेबल 5 डेज में अपना इलेक्ट्रिकल क्लास का पढ़ता हूं, 2 डेज में अपनी कोडिंग को देता हूं मैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कि मोटिवेशन मिलती तो है बट वो लॉन्ग टाइम नहीं रह पाती, मतलब प्रॉपर उसके लिए क्या है मतलब आपका ड्रीम क्या है, आपको करना क्या है? डेटा एनालिस्ट। तो मतलब आप सोचो, आप सबसे पहले तो मुझे लगता है जिस भी चीज को करने की मोटिवेशन चाहिए ना, किसी ने ऑलरेडी वो कर लिया उसको देख लो, तो देख लो सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट कौन है, क्या कर रहे हैं वो लाइफ के अंदर। तो जब हम वो चीज करना चाहते हैं ना, तब मुझे लगता है ज्यादा मोटिवेशन आती है। जैसे IIT कोचिंग के अंदर हमारे टीचर्स होते थे, ऑलरेडी IIT ग्रेजुएट्स होते थे, फिर वो अपनी IIT की कहानियां सुनाया करते थे, फिर मोटिवेशन आती थी कि यार हम भी IIT जाएंगे तो ऐसे ही करेंगे। तो आई थिंक आइडियल्स देख कौन लोग हैं जो ऑलरेडी वो चीज कर रहे हैं,
जब आप उस चीज के बारे में पॉजिटिव चीजें सुनोगे ना तो अपने आप मोटिवेशन आएगी। क्या ये कंपल्सरी कि मतलब मैम जो हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है मार्केट में जो भी मैम वो अकेले सीएससी स्टूडेंट्स को ही हायर करती है, क्योंकि मेरे कुछ कजन हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की है बट वो बेसिकली वो कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को कहते हैं, मतलब कोई प्रेफरेंस ही नहीं है। ऐसा कौन है? मतलब नहीं ऐसा नहीं है। कंपनीज अगर ऑन कैंपस के अंदर आती है तो उनका ना पूल लिमिटेड हो जाता है। उनको पता होता है इसी कॉलेज के अंदर इतने ही बच्चे हैं तो वो प्रेफर करते हैं इनको, यार कंप्यूटर साइंस पहले से आती होगी तो इन्हीं को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। वैसा ऑन कैंपस में होता है। और ऑफ कैंपस में इफ यू नो कोडिंग, इफ यू हैव अ गुड प्रोफाइल, उसके बाद आई डोंट थिंक देयर इज अ सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे। तो जो भी बच्चे हैं, मैंने बताया भी था कि अगर दूसरी ब्रांचेस से हैं तो ऑफ कैंपस इज लाइक दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि ऑन कैंपस में चलो ठीक है सीएस वालों की उनकी तो लग गई, कंपटीशन कम हो गया तो अब ऑफ कैंपस में जाएंगे। यस आप उन्होंने पहले रेज किया। हाँ यार डाइवर्ट हो जाओ। लाइफ में हर चीज आइडियल थोड़ी ना होती है। हर चीज आइडियल हो गई तो फिर खुद कैसे फेल होके लर्न करेंगे? मतलब देखो मेरा एक्सपीरियंस क्या था? मेरा एक्सपीरियंस तो ये था कि मेरे को तो पता भी नहीं था ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल और सिविल के अलावा कुछ होती भी है क्या। मैं बताती हूँ, मेरे आईआईटी मुझे पता चला था 12th क्लास के अंदर, क्योंकि 11वीं में आई वाज लाइक यार स्कूल का पढ़ेंगे यार, कोचिंग तो ऐसी होती रहती है। माय पेरेंट्स वर आल्सो लाइक, क्योंकि आज तक किसी ने करा नहीं था, कोचिंग भी नहीं गया था कोई, कभी ट्यूशन नहीं गया था, तो माय पेरेंट्स वर लाइक यार ये तो एक्स्ट्रा ट्यूशन की तरह बेटा इतना टेंशन लेते चिल करते हैं। तो 12वीं में मेरे को पता चला अच्छा यार आईआईटी भी होती है, जब थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव बच्चे आने लगे। एंड मैं बताती हूँ मैंने अपनी चॉइसेस भरते हैं ना 12th के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद कि कौन सी ब्रांच है कौन सी नहीं। मैंने एनआईटीज में टॉप पे भरा था सिविल इंजीनियरिंग जो मुझे मिल गया था। पर फिर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार सिविल तो प्लेसमेंट थोड़ा वैसे वैसे, पर मैकेनिकल इंजीनियर क्या करता होगा? गाड़ी बनाता होगा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्या करता होगा? कोडिंग करता होगा। और जो सिविल वाला है वो क्या करता होगा? रोड्स वगैरह बनाता होगा। मैंने देखा है सिविल में ना जॉब, गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी जा सकते हैं, ये भी डायरेक्शन। मुझे पहले नहीं पता था टेक प्लेसमेंट भी कुछ होती है क्या, तो मैंने सिविल ऊपर रख रखा था। उसके बाद जोसा की काउंसलिंग की बात करूं, मतलब जो हमारे दिल्ली के अंदर होती है, ट्रिपल आईटी दिल्ली हो गया, एनएसआईटी हो गया, डीटीयू हो गया, इनके अंदर मैंने क्या कर रखा था, 40 से लेके 45 कॉलेजेस की लिस्ट होती है ब्रांचेस के साथ, और मेरे को कोई आइडिया नहीं था। मैंने अपने कोचिंग वाले सर से बात करी, सर तीनों में से ठीक कॉलेज कौन सा मेरे को बता दो। मैंने बोला बेटा कंप्यूटर इंजीनियरिंग आप डाल दो ऊपर, उसकी प्लेसमेंट ठीक होती है। तो मैंने डाल दिया ऊपर एनएसआईटी, फिर नीचे डीटीयू, फिर नीचे ट्रिपल आईटी दिल्ली। इस तरीके से मैंने डालता, क्योंकि मुझे मैंने सुना ट्रिपल आईटी में यार पढ़ाई बहुत होती है, मेरे को नहीं लगता। तो उसके नीचे मैंने डाल रखा था ऐसे रैंडम, मैकेनिकल डाल रखा है, सिविल डाल रखा है, और मुझे कोई आइडिया नहीं, क्योंकि कोई गाइड करने वाला ही नहीं है, किसी ने कर ही नहीं रखी पहले बीटेक। तो मैं कुछ भी चॉइसेस भर रही हूँ, और मैं इतना लकी फील करती हूँ आज कि थैंकफुली वो चॉइसेस नहीं मिली मुझे, वो वाली चीज मिली जो एक्चुअली जिसकी तरफ मेरा पैशन थोड़ा और बिल्डअप हुआ। तो मैं थोड़ा सा भूल गई हम किस बारे में बात कर रहे थे। हाँ, गलतियों के बारे में बात कर रहे थे कि देखो अब मेरे को स्टोरी मिली ना एक बताने के लिए कि ये गलती मैंने करी, तो आपको भी गलतियां करनी चाहिए। मतलब बेसिकली आइडियल बात ये होता है कि इस डायरेक्शन में आप जाओगे तो ठीक रहोगे, पर उसमें अगर आप गलतियां नहीं करते ना तो आप खुद की डायरेक्शन कैसे ढूंढोगे? कोई चीज करके, मतलब अगर आप में से ऐसा कोई है जो कोडिंग कर रहा है और उसको लग रहा है यार बिल्कुल दिमाग खराब करने वाली चीज है, बिल्कुल नहीं होती, मैं तो कहती हूँ कि फिर आपको अपनी डायरेक्शन हल्का सा चेंज करने की जरूरत है और चीजें एक्सप्लोर करने की जरूरत है। तो वो आपके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है ना। हो सकता है जो चीज मेरे लिए काम करी वो आपके लिए ना करे, तो गलतियां करना भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा आप पहले उठा देते हैं। इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट जब होती है तो उनके लिए प्रोजेक्ट्स क्या इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं, और मिनिमम कितने प्रोजेक्ट्स होने चाहिए ताकि हमारा रिज्यूमे बाद में बेटर हो? अब ये बाकी सारे भी सुन लीजिए फिर कैसे
कोई लैंग्वेज बाहर नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी बाहर नहीं कि यार ऐप के ही प्रोजेक्ट जो होंगे वो बहुत अच्छे होंगे या वेब के ही प्रोजेक्ट बहुत अच्छे होंगे या मशीन लर्निंग कर लोगे पता नहीं कहाँ लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अपना एक अच्छा ठीक ठाक प्रोजेक्ट बनाओ। प्रोजेक्ट बनाने का मोटिव क्या होता है? एक इंटरव्यू बैठता है, इंटरव्यू में उसको लगता है इसने प्रोजेक्ट बनाया, फिर वो थोड़ा सवाल पूछेगा उससे रिलेटेड, अच्छा डेटाबेस से रिलेटेड बनाया, कैसे बनाया डेटाबेस टेबल कैसे डिजाइन करी है बताओ। तो इंटरव्यूअर को बेसिकली पता चलता है कि आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक्सपीरियंस है थोड़ा सा, क्योंकि कंपनीज के अंदर ना रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो प्रोजेक्ट का ये मोटिव होता है, 2 प्रोजेक्ट आप कर लो तो ठीक है, 3 कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। अब प्रोजेक्ट मैटर तब करते हैं जब इंटर्नशिप नहीं होती रेज्यूमे के अंदर। तो अगर आपने कम इंटर्नशिप्स कर रखी है या नहीं कर रही तो उस टाइम पे आप प्रोजेक्ट दिखाते हो ना, इट इज आल्सो लाइक अ मिनी इंटर्नशिप, जिसने आपने खुद ही को मैनेज करा है। तो ये इंपॉर्टेंस होती है प्रोजेक्ट्स की। मतलब जब इंटर्नशिप्स नहीं होती रेज्यूमे में तो प्रोजेक्ट्स उतनी ही इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। यस, देखो सीडीओ में बैठने वालों को फायदा हो रहा है, वो जल्दी दिख रहे हैं मुझे सवाल। दीदी मुझे ये पूछना है, अब जैसे हैकेथॉन्स की बात करूं तो मेरी क्या, जैसे आई एम कंप्लीटली न्यू टू हैकेथॉन्स, तो मेरी क्या अप्रोच रहनी चाहिए इन माय वेरी फर्स्ट हैकेथॉन्स कि मैं कह पाऊं कि हाँ आई वाज द मोस्ट प्रोडक्टिव या मैंने सबसे ज्यादा लर्न करा इस हैकेथॉन से? हैकेथॉन में बेसिकली बिल्ड अ प्रोजेक्ट इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, तो तुम्हारा एक तरीके से प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाता है अपने रेज्यूमे के लिए। सी आई फील लाइक 24 घंटे बैठ के अगर आप हैकेथॉन में कोडिंग कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं होगा कि अगले दिन आप पिछले दिन से कम सीखे हुए होगे। तो जस्ट टेकिंग पार्ट इन इट, हैविंग फन, एंड कोडिंग में ना आप ऐसे नहीं कर सकते, मतलब कोडिंग करते हो डेवलपमेंट करते हो उसमें ऐसे नहीं होता कि लर्निंग बहुत ज्यादा कैसे हो। मुझे तो फील होता है लर्निंग बहुत ज्यादा तब होती है जब लर्निंग नहीं हो रही होती है क्योंकि एरर्स आ रहे होते हैं, क्योंकि एरर्स आ रही होते हैं तो प्रॉब्लम्स आती है, दिमाग में स्ट्रेस बढ़ता है, फिर तुम सोचते हो उसको सॉल्व कैसे करूं। तो वो जो एक एबिलिटी है ना अपनी प्रॉब्लम खुद ही से सॉल्यूशन ढूंढने वाली, खुद ही से सॉल्व करने वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन कोडिंग एंड इन लाइफ। तो वो चीज आप लर्न कर जाओगे। तो मैं सजेस्ट करूंगी लर्निंग सबसे ज्यादा हो तो ज्यादा से ज्यादा काम लेने की कोशिश करो। हैकेथॉन के अंदर मतलब कॉलेज प्रोजेक्ट की तरह नहीं बनाना उसको भी, यार 2 लोग देख लेंगे बाकी मैं चिल करूंगा। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा काम लो। एंड इन फैक्ट आई वुड से कॉलेज के अंदर अगर टेक वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, इफ यू हैव द इंटेंशन टू गो फॉर प्लेसमेंट्स, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा काम खुद लो, खुद डेवलपमेंट करो। मतलब ऐसे नहीं करना कि उसमें थोड़े से लेजी हो गए। तो ज्यादा काम लो, नई प्रॉब्लम्स आएंगी, नए सॉल्यूशंस आप खुद से निकालोगे, दैट इज लर्निंग। दीदी एक और चीज पूछनी है, जैसे मैंने ना ट्विटर पे कई बार पढ़ा है कि लोग ऐसे मेंशन कर रहे होते हैं आई एम नॉट अ बेटर डेवलपर देन यू, आई एम जस्ट अ बेटर गूगलर देन। तो वो चीज समझ में नहीं आती कि अपने गूगल स्किल्स को इंक्रीज कैसे करें। मैं बता रही हूं, देयर इज अ मीम फ्लोटिंग अराउंड कि मतलब कि जो कॉलेज के बच्चे होते हैं नई नई लैंग्वेजेस सीख रहे हैं वो भी गूगल करके कर रहे हैं, और जो कंपनीज के अंदर जा रहे हैं वो भी गूगल करके कर रहे हैं। तो इट इज ट्रू इन माय ओपिनियन कि क्योंकि देखो यार नई लैंग्वेजेस आप किसी भी लैंग्वेज में जा रहे हो, जब तक आप उसमें 1.5 साल 2 साल कॉन्स्टेंटली काम नहीं कर रहे ना, आपको उसके बारे में सब कुछ नहीं पता होगा। तो ऑब्वियसली सिंटैक्स वाली जो चीजें हैं, टेक्निकल जो चीजें हैं जो याद नहीं रहती, वो आप गूगल कर सकते हो। पर वो लॉजिक बिल्डिंग जो होती है ना, डिजाइन कैसे करते हैं अपने सॉल्यूशन को, वो वाली चीज प्रैक्टिस से आएगी। अब आप गूगल करोगे कि इफ आई हैव टू बिल्ड अ वेबसाइट टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, मान लो मेरे को एनएफटीज लिस्ट कराने हैं लोगों के एक वेबसाइट के ऊपर, तो मैं किस तरीके से उस वेबसाइट का फ्रेमवर्क डिसाइड करूं, डेटाबेस में मुझे क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए अपने स्पेशल यूज केस के हिसाब से, तो शायद ही गूगल पे कोई सॉल्यूशन मिलेगा। पर अगर आप ये देखो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर मुझे ये चीज कैसे करनी है, एसिंक्रोनस कॉल कैसे लगानी है, तो इसके आपको गूगल पे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ऑब्वियसली दे आर बेटर गूगलर्स, मतलब पीपल हु आर वर्किंग फुल टाइम आर बेटर गूगलर्स क्योंकि वो बहुत गूगल करते हैं, पर लॉजिक बिल्डिंग उनकी ऑलरेडी हो गई है प्रैक्टिस से। अब वो टेक्निकल चीजें गूगल कर रहे हैं जो याद नहीं रख सकते। नेक्स्ट, प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मतलब करनी कितनी जरूरी होती है, और अपना अगर नहीं करी है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से तो भी आप अच्छी कंपनी में जा सकते हो। अगर करने का टाइम है और कर तो नुकसान नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में आप मैक्सिमम क्वेश्चन कितने निकाल सकते हो वो आपको करना सिखा देता है। और इंटरव्यूज के अंदर, कोडिंग टेस्ट के अंदर यही होता है,
आपका 1.5 घंटे का कोडिंग टेस्ट होता है, 1 घंटे का होता है, उसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन निकालने होते हैं, वो एक आपकी जो चीज है वो डेवलप हो जाएगी। पर अगर आपने वो नहीं भी कर रखी और आपने ऐसी चीज कर रखी कि सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स प्रैक्टिस करा है वहां पे जाके किसी वेबसाइट पे जाके, तो वो भी आपको दिला देगा प्लेसमेंट बहुत अच्छी, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। एक स्पेशल चीज इसमें ये है कि अगर तैयारी हो गई है प्लेसमेंट की, सब कुछ घिस घास लिया है हमने, सब कुछ हो गया है, और उसके बाद एंड में एक टाइम फ्रेम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस हमेशा कर लेनी चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगी लास्ट में करनी चाहिए, इंटर्नशिप सीजन, प्लेसमेंट सीजन आ रहा है, तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या तो पहले वाले सेमेस्टर में कर लो, तो उससे पहले डीएसए सीखना पड़ेगा। लेकिन मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करती, डीएसए हमने करा नहीं हुआ और कॉम्पिटिटिव में हम जंप कर गए। आई वुड से डू योर डीएसए, साथ साथ प्रैक्टिस कर लो तो इम्प्रूव होता रहेगा, और एग्जाम से पहले मतलब इंटर्नशिप प्लेसमेंट वालों से पहले कर लो प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा। है तो बहुत ही क्लीशे सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, हाँ। बट मेरा क्वेश्चन इधर लाइक आपने अपना एग्जांपल दिया कि आपने सेकंड ईयर में इंटर्नशिप के लिए वो किया, लाइक आफ्टर यू गॉट इक्विप्ड, तो सिमिलरली अगर मैं और मेरे पीयर्स हम लोग इक्विप्ड हो जाएं तो व्हाट इज द वे, लाइक आपने अप्रोच कैसे किया उस इंटर्नशिप को, क्योंकि लाइक ऑनलाइन इज लाइक इज ब्रॉड थिंग, तो वी आर इंटर्नशिप के अंदर जाके क्या हुआ या अप्लाई ही कैसे किया, बिकॉज़ इट्स अ वेरी बेसिक थिंग व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल लाइक मी एंड माय फ्रेंड्स लाइक आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि कुछ तो लिंक्डइन हो गया, कुछ हो गया सॉफ्ट कॉन्टैक्ट्स, बट द थिंग इज कि एक जनरल पर्सपेक्टिव से अगर मैं दोनों सपोज मुझे लिंक्डइन छोड़ो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट्स नहीं है तो मैं कैसे अप्रोच करूं? ठीक है, मैं अगर सेकंड थर्ड ईयर में होती और मुझे लगता है मैंने थोड़ी बहुत कोडिंग कर ली और अब यार टाइम आ गया थोड़े इंटर्नशिप्स करने का, थोड़ा रेज्यूमे बनाने का, तो मैं कैसे अप्रोच करती? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखती कि क्या मेरे कैंपस के अंदर कोई आ रहा है सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स को हायर करने। मोस्ट प्रॉब्ली इसका जवाब नहीं होता है, इवन आईआईटीज के अंदर भी नहीं आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कांटेक्ट करती लिंक्डइन पे। अब जो बड़ी कंपनीज होती हैं, एमएनसीज होती हैं, उनके अंदर वैकेंसीज जो होती है सेकंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए वो यूजुअली कम होती है, और जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके अंदर ज्यादा होती है। सो आई वुड सजेस्ट इफ यू आर अ सेकंड ईयर स्टूडेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ मतलब यहाँ तो चलो खैर सेम कॉलेज के हैं, पर इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉलेज आई वुड से टारगेट स्टार्टअप्स। वहाँ एक तो आपको जल्दी काफी कुछ लर्न करने को मिल जाएगा, क्योंकि वो आपसे स्क्रैच में काम कराएंगे और बहुत सारा काम कराएंगे, और गाइडेंस वहाँ पे इतनी प्रॉपर नहीं होगी, तो आपको खुद से मोस्टली चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो आई वुड सजेस्ट टारगेट स्टार्टअप्स इफ यू आर ट्राइंग फॉर इंटर्नशिप्स इन सेकंड एंड थर्ड ईयर, मतलब शुरुआत से। ऑब्वियसली बिग कंपनीज में अप्लाई करना चाहते हैं तो करियर पेज पे निकले ही होते हैं, अब उनमें से बहुत कम ऐसे होते हैं जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, पर्टिकुलरली थर्ड ईयर वालों के लिए बहुत होते हैं करियर पेज पे। मतलब कहीं भी इंटर्नशिप प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करना, गूगल में जाके सर्च करो, गूगल करियर्स, माइक्रोसॉफ्ट करियर्स, अमेज़न करियर्स, ब्लूमबर्ग करियर्स, कुछ भी करियर्स, एंड यू विल फाइंड द पेज सैमसंग करियर्स, वहां जाके अप्लाई कर दो। एंड सेकंड ईयर में करना है तो टारगेट स्टार्टअप्स, लिंक्डइन के अंदर भी ऐसे लोगों को कांटेक्ट करो जो ऑलरेडी किसी स्टार्टअप के अंदर वर्क कर रहे हैं, अपने आसपास देख लो, अच्छा मेरे दोस्त की स्टार्टअप में लगी है, या इनफैक्ट देयर आर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स कमिंग अप इन कॉलेजेस इटसेल्फ, कि आईआईटी दिल्ली का कोई स्टार्टअप है, ट्रिपल आईटी दिल्ली में इन लोगों ने स्टार्टअप शुरू कर रखा है, वो भी काफी कुछ आपको सिखा देते हैं। और कोशिश करो स्टार्टअप में थोड़ा सा जाओ, दे टेंड टू पे मोर। Actually, I want to add a question to him that it is important कि जैसे इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनता है कि सेकेंड ईयर में भी इंटर्नशिप करें, क्योंकि while going to the end थर्ड ईयर में इंटर्नशिप इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी सीवी के लिए, लेकिन सेकेंड ईयर में भी आप करना इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी होता है क्या इंटर्नशिप करना? सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप करना नेसेसरी नहीं होता, ये तो आजकल ट्रेंड हो गया है कि मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है ना कंट्री के अंदर, तो लोग सोचते हैं कॉलेज के अंदर घुसते हैं अभी तो मैं अभी बता दूंगा फर्स्ट ईयर में मैं चला दूंगा, तो आई वुड सजेस्ट इतना भी नहीं करना, कंपेटिटिव स्पिरिट होनी चाहिए, पर कॉलेज लाइफ एंजॉय करो ना थोड़ा। सेकेंड ईयर में काफी लोग पूछते हैं इंटर्नशिप करनी चाहिए क्या, अगर मिल रही है, अगर स्किल आपने ले लिया ऑलरेडी तो हाँ अप्लाई कर दो, मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप नॉर्मल ही कर रहे हो, मतलब आप बुरा नहीं कर रहे नॉर्मल से। आई वुड सजेस्ट कॉलेज के अंदर थोड़ी मतलब ट्रिप मारो, थोड़ा एंजॉय करो कॉलेज लाइफ को। जैसे मेरे पास काफी सारे सवाल आ रहे हैं, सारे प्लेसमेंट कैसे, कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग, इंटर्नशिप, तो मतलब कोई अच्छा सवाल मुझे
को। अगर मैं यंगर सेल्फ को एक एडवाइस दे सकती तो वो क्या होती है? मैंने बहुत एडवाइस है मेरे पास देने के लिए, क्योंकि मैं तो गलतियां करने। आई वुड सजेस्ट कि पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई कर लेती और मस्ती के टाइम पे मस्ती कर लेती तो ज्यादा अच्छा होता। मैंने ना थोड़ी सी चीजें उल्टी कर दी हैं, पढ़ाई के टाइम पे थोड़ी सी मस्ती कर ली थी, मस्ती के टाइम पे थोड़ी सी पढ़ाई कर ली थी। अब ये समझ में नहीं आएगा, मेरी यंगर सेल्फ को भी समझ आएगा, मुझे ही समझ आएगा। तो मैं नहीं चाहती वैसे मेरी ट्रेजेक्टरी में जो जो हुआ उसमें से कुछ चेंज हो। इनफैक्ट आप लोगों को भी नहीं ऐसा सोचना चाहिए। लिव योर लाइफ विद नो रिग्रेट्स, कि गलतियां कर रहे हैं तो यार कोई बात नहीं ना, इतनी मेजर गलती नहीं है, कोई नहीं, चल जाएगा। तो एज सच तो कोई एडवाइस नहीं, बट हाँ अगर जिस चीज के लिए कर रहे हैं काम वो चीज कर लेते उस टाइम पे, मस्ती के टाइम में मस्ती कर लेते तो आई थिंक और थोड़ा बेटर हो सकती है। वो काफी देर से हाथ उठा रहे हैं, वो मारेगा मुझे तो बात। मेरा सवाल ये है कि व्हाट इज द यूज ऑफ डीएसए अदर देन गेटिंग प्लेसमेंट्स? लाइक हमने सीधे से बहुत पूछा है कि डीएसए कर लो, यहाँ लग जाएगी प्लेसमेंट, वहाँ लग जाएगी। तो सर थोड़ा ये बताइए कि डीएसए का यूज क्या है इन एमएनसी? अभी तो मैंने बताया कि डीएसए कर लोगे, कोडिंग कर, मतलब जिस लैंग्वेज में कोड करोगे जरूरी नहीं है कंपनीज के अंदर जाके उसी में वो चीज करनी। इट बेसिकली कंपनीज का स्टैंडर्ड तरीका है टेस्ट करने का कि इस व्यक्ति को लॉजिक बिल्डिंग कितनी आती है, लॉजिकली कितना सवाल चीजें जो है सॉल्व कर पाता है। अब कोडिंग ना बहुत वास्ट है, मतलब जेई मेंस एडवांस की तरह तो है ही नहीं कि 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ये चैप्टर्स है, इसके अंदर ये टॉपिक्स है, इतना आपका सिलेबस है और इससे ज्यादा फॉर्मूले हम आपसे पूछेंगे, ऐसा नहीं है। कोडिंग के अंदर पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं आप, डेटाबेसेस में घुस जाओ, इट्स एन एंटायर करियर इटसेल्फ। वेब डेवलपमेंट इज एन एंटायर करियर, एंड्रॉइड एंटायर करियर। तो कंपनीज टेस्ट कैसे करें? तो उन्होंने स्टैंडर्ड तरीका बना लिया कि किसी भी लैंग्वेज में ये पर्टिकुलर कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स है। इनफैक्ट जो बड़ी एमएनसी होती है वो आपको रिक्रूट करने से पहले मेल कर देती है कि आप इन डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए सवाल पूछेंगे, तो वो उनका स्टैंडर्ड होता है। और वो चेक करते हैं कि अच्छा टूल्स मैंने इसको सारे दे दिए कि ये डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपकी लैंग्वेजेस हैं, आपको अच्छी जगह इंटर्नशिप निकालने के लिए 200 से 300 सवाल सॉल्व कर दो, वो सफिशिएंट है। वो उन्होंने बता दिया पहले। अब वो देखते हैं कि आप कितना उससे निकाल पाते। तो स्टैंडर्ड तरीका है। हाँ, डेटा स्ट्रक्चर्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं कंपनीज में और बहुत पर्टिकुलर जगह होते हैं। हो सकता है you go out there and in the initial 5 years you're not using any of them। वैसे ऐसा नहीं होगा क्योंकि एरेज जैसी बेसिक चीजें तो यूज हो जाती हैं, पर जो कॉम्प्लेक्स वाली चीजें होती हैं जेई में क्लियर था। लाइफ में चीजें करनी पड़ती है जिनका कोई यूज ना हो, अब क्यों करनी पड़ती है, वो तो आइडियल वर्ल्ड नहीं होता ना। नेक्स्ट यार एक तो हॉरिबल सिंगर, मतलब मैं गला बैठ ऊपर से मुझे अभी इतना प्रेशर ये होता है प्रेशर हाउ टू डील विद इट कि अब मुझे कोई याद नहीं आ रहा। वैसे आजकल मैं एडी के गाने सुनती हूँ बहुत ज्यादा।
है ना, और खुद गलतियां आ रही हैं, नहीं देखो 1-1.5 घंटा लगा दो, 2 घंटे लगा दो उन सवालों पे जो खुद से नहीं हो रहे, वो कर लिया। प्लस उसके साथ में 1-2 प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर लिए एडिशनल टेक्नोलॉजीज में, वेब डेव, ऐप डेव, एमएल वगैरह में, और अच्छा रेज्यूमे बना लिया, और वो सारे सवाल आपको आते हैं जितने आपने उस प्लेलिस्ट में सॉल्व करे, तो हाँ लग जाएगा। और 4-5 लोगों ने बहुत दिमाग लगा के बनाई है वो प्लेलिस्ट की, अच्छा हम बेस्ट सवाल इंक्लूड करेंगे जो भी है। कंपटीशन हाँ आजकल जो हम चीज कर रहे हैं इट इज ओनली बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि वो हमें हैप्पीनेस दे रही है और पैसे दे रही है, राइट? और अब अगर आप कॉलेज के एग्जांपल लो तो 60% ऑफ द पीपल आर डूइंग बीएससी ओनली बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट दैट इट इज गिविंग देम मनी, इट इज नॉट गिविंग देम हैप्पीनेस, राइट? So how do you suggest to strike that balance between happiness and money so that it can help us to be found in the career? College is the time to explore things. I don't think anybody is coming out there आपके हॉस्टल रूम के सामने डंडा लेके यहाँ डीएसए करने, तो ऐसा तो नहीं होता। तो बट या जॉब सबसे ज्यादा अवेलेबल, मतलब मोस्टली अवेलेबल जो जॉब्स है वो टेक सेक्टर के अंदर काफी सारे हैं, और इसीलिए काफी सारे लोग डीएसए परस्यू करते हैं। अब उसके अंदर आपको हैप्पीनेस नहीं आ रही तो फिर यार थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दो। मतलब टेक के अंदर भी और काफी सारी ऐसी फील्ड हैं जिसमें टेक यूज होता है। आप डेटा एनालिस्ट की साइड में जा सकते हो, प्रोग्राम मैनेजर बन सकते हो जिसमें आपको कम कोडिंग करनी पड़ेगी पर वो भी टेक से रिलेटेड होगा, तो डायरेक्शन चेंज करके देख लो। अगर इंटायरली टेक में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो फिर उसमें डायरेक्शन चेंज करके देख लो। बट आई वुड सजेस्ट कि डायरेक्शन हम तब चेंज कर पाते हैं ना जब थोड़ा सा, एक तो हमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो थोड़ी सी, वो थोड़ी डेवलप कम होती है इंडियन स्टूडेंट्स के अंदर, एंड सेकेंडली ये जब हम थोड़ा सा फैमिली साइड से थोड़ा सपोर्ट हमें मिलता है कि हाँ बेटा मतलब यू आर इन योर 20s, यू कैन एक्सप्लोर, यू कैन चेंज डायरेक्शन, तो वो दो चीजें होनी इंपॉर्टेंट है जो मुझे नहीं लगता एवरीबॉडी इज लकी इनफ कि उनके पास हो। बट आई थिंक इफ यू आर लकी इनफ, इफ यू हैव द करेज टू कन्विंस योर पेरेंट्स यार मेरे को तो नहीं करना है यार डीएसए, कोडिंग नहीं करनी, मेरे को कुछ और करना है, तो देन गो डू इट। आई डोंट थिंक कोई भी ऐसी फील्ड है आज की डेट में, कोई भी ऐसी फील्ड है आज की डेट में जिसमें आप पैसे नहीं कमा सकते। Just a follow-up question, like आज के टाइम में everything is available on the net, right? So it's very easy to develop a skill. But what's harder is to jump in that industry, क्योंकि एक बीच में रोड मैप होता है, एक ब्रिज होता है, जिस ब्रिज को क्रॉस करने का हमें रास्ता नहीं पता होता है। So like, do you have a solution towards finding that particular road map so that we can develop a skill and land in the industry? See, depends on what skill is it. हर स्किल का एक अलग तरीका होता है। जैसे डीएसए आपको करना है, देयर आर पर्टिकुलर सेट ऑफ वेबसाइट्स, देयर आर पर्टिकुलर सेट ऑफ कंपनीज जो उसके थ्रू हायर करेगी। अगर आप बात करोगे स्टार्टअप्स की, तो स्टार्टअप्स यूजुअली क्या करते हैं, ऐप, अगर ऐप बेस्ड स्टार्टअप है तो वो प्रेफर करेंगे इंटरव्यू के अंदर जिसने ऐप पे प्रोजेक्ट्स बना रखे हो। ऐप डेवलपमेंट किसी इंटर्न को, फुल टाइमर को थोड़ी बहुत आती हो तो मैं उसको प्रेफर करूँ। तो डिपेंड करता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी में आपको जाना है, उस हिसाब से अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसकी। So I wanted to ask कि जैसे अगर मैंने कोई भी एक लैंग्वेज काफी अच्छे से कर ली, उसके बाद मेरे को कोई नई लैंग्वेज सीखनी है, तो उसके लिए कोई कैसी अप्रोच होगी? YouTube खोलो, हर लैंग्वेज के ट्यूटोरियल अवेलेबल है आपको, शुरू कर जाओ। टाइम तो काफी ज्यादा लग जाएगा इतनी सारी जैसे आपने कहा है सीखने के लिए। वैसे मैं एक चीज बता दूं, आप एक लैंग्वेज सीख लोगे कोडिंग में, अगली वाली सीख लोगे तो पुरानी भूलनी शुरू कर दो। दिस हैपेंस। तो पहले अपनी एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज डिसाइड कर लो, जिसको साथ के साथ कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते रहना ताकि भूले ना। हाँ मत ना लैंग्वेज में तो कहीं भी नहीं 4 लैंग्वेजेस एक साथ सीखो, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ एक मैक्सिमम 2 लैंग्वेजेस अपनी स्ट्रॉन्ग करो, ज्यादा कुछ जंप करने की जरूरत नहीं। इसमें काफी सारे बच्चे सवाल पूछते हैं डीएसए में नहीं कर लिया, जावा के अंदर के अंदर, अब प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो नई सीखनी पड़ेगी। तो मैं ये कहती हूँ प्रोजेक्ट, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितनी मुझे वो लैंग्वेज सीखनी जरूरी है बस उतनी करो, उससे एक्स्ट्रा करने की इतना टाइम नहीं
टिपिकल प्रोजेक्ट मुझे बनाना है, वेबसाइट बनानी है, तो मैं उतनी ही जावास्क्रिप्ट सीखूंगी ना जितनी मुझे इस वेबसाइट के लिए चाहिए। पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट तो यार फिर बहुत बड़ी है, तो वो तो अगर कंपनी के अंदर जाएंगे या अपना ही कुछ स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो उसमें आप कोड करने लगोगे तो 1.5-2 साल में खुद ही सीख जाओगे। बट हर लैंग्वेज हम नहीं सीख सकते, तो अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। प्लेसमेंट करनी है तो ये वाली लैंग्वेज, मुझे डेटा साइंस में जाना है तो मैं यार पाइथन बहुत अच्छे से सीख लूँ, मुझे वेब डेवलपर ही बनना है, मुझे वो डीएसए नहीं करना। मैं अच्छे स्टार्टअप में निकाल लूंगा स्ट्रॉन्ग वेब डेवलपमेंट करके और या स्ट्रॉन्ग ऐप डेवलपमेंट करके, तो उसके हिसाब से वो लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग। मरून वाले काले में हेलो कॉलेज लाइफ में सोसाइटी को कितने इंपॉर्टेंस देना चाहिए? यार जिसने ऑर्गेनाइज करा because societies are good, mingle कर सकते हो लोगों से, बातचीत दूसरी ब्रांचेस के लोगों के साथ, सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ बात करने को मिल जाता है, वो मतलब थोड़ा सोशली खुद को बिल्डअप करने के लिए गुड एंड ऑल। पर जब अगर आपको पता है आपका गोल ही यार कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना, बीएससी जैसा, या आपका गोल ही प्लेसमेंट निकालना है, आपका गोल ही कुछ और है, मेरे को तो यार क्रिकेटर बनना है 4 साल बीटेक करने के बाद, तो आप मोस्टली टाइम पे क्रिकेट खेलने में लगाओगे ना, तो वैसा ही कुछ है। हाँ, सोसाइटीज ऑब्वियसली यू शुड हैव अ सोशल लाइफ। कॉलेज में हम इसीलिए आए हैं क्योंकि हम थोड़ा सा, मैं कहना नहीं चाहती जेई के बच्चे की क्या हालत होती है, तो कॉलेज के अंदर हमें मिलता ही वो एनवायरनमेंट इसलिए, और हमें जाके उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। सो रियली गुड थिंग। अब सोसाइटीज के अंदर हमें वो एनवायरनमेंट मिलता है, तो शुरू में फर्स्ट ईयर में आते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी थोड़ा ज्यादा कर लो सोसाइटीज, डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर कर लो। पर सेकंड और थर्ड ईयर में ना थोड़ी प्रायोरिटी शिफ्ट होनी शुरू होती है, जैसे इंटर्नशिप है तो फिर उसके हिसाब से थोड़ा पढ़ना पड़ता है, उसके हिसाब से थोड़ा पढ़ना पड़ता है अगर निकालनी है तो, फिर उस डायरेक्शन में हमें थोड़ी चीजें सोचनी चाहिए। एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो आपको नए लोगों से मिलवा देगी, वो आपको नए एक्सपीरियंसेस दे देगी, जैसे पता ही है तो हाँ, नए एक्सपीरियंसेस एक्सपेक्ट करो, ऐसा कुछ हाई फाई एक्सपेक्ट मत करो कि पता नहीं क्या हो जाएगा। सीवी में अगर आप नॉन टेक प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हो तो यस, सोसाइटीज हेल्प, कि अगर केपीएमजी जैसी कोई कंपनी आ रही है नॉन टेक प्रोफाइल के लिए, ग्रीन जैसी आ रही है, तो ब्लैक रॉक जैसी आ रही है, तो इट हेल्प्स इन योर सीवी। फिर उसमें सोसाइटी के अंदर जो आपकी पीओआर्स होते हैं, पोजीशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, वो भी थोड़े बहुत मैटर करते हैं, जितने अच्छे हो उतने अच्छे, पर टेक के अंदर इतना मैटर नहीं करती सोसाइटीज। जल्दी सवाल करेंगे तो किसका सबसे इम्पोर्टेंट है वो खुद ही खड़ा हो जाएगा। कि मुझे कह रहे हैं कि अभी रात को करने का थोड़ा सा टाइम, हाँ ये ज़्यादा चिल्ला रहे, इसके दोस्त भी चिल्ला रहे, चलो हाँ तू हाँ 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 ये मेरे साथ वो कह रहे हैं कि बुक में पढ़ना शुरू करता हूँ, एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ, अगले वाला भूलना शुरू, मतलब अगले वाला पढ़ता हूँ, पिछले वाला भूलना शुरू हो जाता हूँ। तो एफिशिएंटली बुक कैसे रीड करनी है या चीजें कैसे सीखनी है कि पुराने वाली ना भूलें, थोड़ा जोर से कैसे रिवाइज करें पुराने को, हाँ जितना मुझे समझ में आ रहा है, यू वांट टू नो कि पुराने वाला जो सीखा था वो कैसे मैं रिवाइज कर लूं, तो उसके एक तो नोट्स बना लो, इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर लो, ऐसी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको लगता है लॉजिकली आपकी फ्यूचर सेल्फ सोच नहीं पाएगी। जैसे मुझे कोई डिफिकल्ट ये से क्वेश्चन मिलता था, मेरे को पता था ये चाहे मैं इंटरव्यू में बैठ जाऊँ चाहे मैं कहीं बैठ जाऊँ, मैं अपनी जिंदगी में कभी इसको नहीं सोच पाऊंगी। तो वैसी कुछ चीजें होती हैं, तो वैसी चीजें लिख लो, उनके नोट्स बना लो, और टाइम टू टाइम जैसे देख लो ना कि अगर प्लेसमेंट आ रही है उस टाइम पे ज्यादा आप अपने डीएसए नोट्स रिवाइज करोगे, ज्यादा कोडिंग टेस्ट होगे ऑनलाइन जाके, पर अगर
अच्छा ये मुझे मारेंगे तो मैंने कॉल करा लिया तो हम अनऑफिशियली बात नहीं ले सकते हैं शायद स्टूडेंट्स के साथ। हाँ तो अरे ये मैं भी करना चाह रही थी। So it's a tradition. So it's a tradition to take a selfie with our students. Not exactly a selfie, it will be a video. And मैं चाहती हूँ कि वीडियो के अंदर शोर मचा के हम दिखा दें कि तो हम क्या कर रहे होंगे, थोड़ा शोर मचाना है क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को बताया मम्मी मैं सेमिनार देने जा रही हूँ। मैं मम्मी को लाइक बेटा एक काम कर दो ना तो मुझे उनको थोड़ा शो करना पड़ेगा मम्मी इट्स अ गुड थिंग तो दिखाना है। One, two, three, start! Next time से यार bright colors पहन के आना, वो बहुत अच्छे से आते हैं। So, we are actually short of time, but आप में से किसी का बिल्कुल ही ऐसा गहरा डाउट हो जो किसी वीडियो में सॉल्व नहीं किया हो, हाँ? कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए सेकंड वाला और डीएसए के लिए मुझे लगता है एक लास्ट का बिल्कुल लास्ट का वो थोड़ा बीच में आप हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे एवरीवन। I feel so lucky that I got every kind of privilege out there. Like I was very lucky to have different opportunities, and I wish the same for all of you and for every woman out there कि उनको भी same opportunities मिले। हमने सब कुछ तो कर लिया तो हमें फुल स्टॉप कहाँ पे लगाना है अपने रेज्यूमेस पे अपनी लाइफ पे अपने हर लाइफ मत लगाओ तो बेटर है। You have to keep learning, keep growing. मत लगाओ तो better है। 2 projects, good amount of DSA, good थोड़ा सा communication skills improve कर ले। That much is enough for placement, but I would say कि enough से ज़्यादा करो। तो it was जिनके थोड़े extra doubts हैं उनके अभी लेने के बाद, but it was really nice talking to all of you. I feel